ठीक है, तो आज के क्लास में भी हम थोड़ा रूट पोर्ट के बारे में देखेंगे। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर हो चुका है ना? हाँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लास्ट क्लास में हम कुछ रूट पोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देखे थे। आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बेसिकली रूट पोर्ट के जो आपका इलेक्शन है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा आज नज़र डालेंगे। ठीक है, तो रूट पोर्ट इलेक्शन के लिए आपका पोर्ट में जो भी कोई, आपको मैंने बताया था कि आपका रूट पोर्ट इलेक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, आपका एक स्विच के ऊपर जितने भी सारे पोर्ट है, जितने भी पोर्ट से एक स्विच के पास बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं, उन सारे बीपीडीयू का आपका स्विच क्या करता है, कंपेयर करता है। उनमें से जो अच्छा बीपीडीयू होता है, मतलब जो बेस्ट होता है सबसे, जिस पोर्ट से आपका सबसे अच्छा वाला, सबसे बेस्ट वाला जो बीपीडीयू रिसीव हुआ है, उसी पोर्ट को वो क्या करता है, रूट पोर्ट बना देता है। उसमें कंपेयर करने के लिए या फिर इलेक्शन करने के लिए वो चार चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। सबसे पहले आपके पास होता है रूट पाथ कॉस्ट। इसके बारे में लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, जो आपका क्या डिफाइन करता है कि रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए आप कितने दूर में हो, या फिर आपको कितना कॉस्ट लगता है रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। और इस रूट पाथ कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, लास्ट क्लास शायद मैंने बताया था ऑलरेडी, आपके पास जो लिंक टाइप है ना, बैंडविड्थ को लेकर लिंक टाइप से आपके पास डिफाइन किया गया है, तो उनके लिए ऑलरेडी आपका रूट पाथ कॉस्ट जो है ना, प्री डिफाइन किया गया है। जैसे आपका फास्ट इथरनेट के लिए अगर आप देखोगे 19 इथरनेट के लिए आपके पास 100 है, और 1 Gbps अगर आपके पास जिगाबिट इथरनेट है, तो उस केस में आपको कॉस्ट जो है 4 का आता है। और आपका अगर 10 जिगाबिट का है, तो उस केस में आपका कॉस्ट जो है वो 2 का आता है। और सबसे लोएस्ट वाला कॉस्ट जो होता है वो आपका प्रीफर किया जाता है। तो आपका स्विच हमेशा क्या करता है, सबसे पहले इसको कंपेयर करता है रूट पाथ कॉस्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग उसको बेस्ट मिल गया, एक बेस्ट पोर्ट अगर मिल जाता है, तो उस केस में वो क्या करता है, उसे रूट पोर्ट बना देता है। अगर नहीं मिला, अगर कहीं पे इसे कंपेयर में क्या हुआ कि रूट पाथ कॉस्ट जो है ना, अगर मल्टीपल पोर्ट के ऊपर इसे सेम मिल गया, तो उस केस में वो सेकंड क्राइटेरिया पे आ जाता है। उसके बारे में भी मैंने शायद नहीं बताया था, लेकिन ये आपका होता है सेंडर ब्रिज आईडी। ठीक है, सेंडर ब्रिज आईडी मतलब मैंने आपको बताया था, ब्रिज आईडी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आपका बेसिकली आपका क्या होता है, हर एक स्विच के लिए एक ब्रिज आईडी होता है। वो उस स्विच का जो मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस, और उसके साथ साथ जो बेस मैक एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस, और उसके साथ साथ कुछ प्रायोरिटी वैल्यू के साथ आपका सेंडर ब्रिज आईडी बनता है। अभी ब्रिज आईडी आपका बनता है। सेंडर ब्रिज आईडी मतलब जो स्विच आपको मैसेज आपके तरफ भेज रहा है। मतलब ऐसा है कि ये एक स्विच आपका, ये एक स्विच है, ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है। अभी क्या होगा, ये स्विच भी अपना एक ब्रिज आईडी जो है वो जनरेट करेगा, ये स्विच भी अपना एक ब्रिज आईडी जो है ना वो जनरेट करेगा। हर एक स्विच के लिए एक ब्रिज आईडी बनेगा, जो उनको एसटीपी में उनकी पहचान के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जब भी मैसेज इसको करेगा, तो उस मैसेज में ये क्या करेगा, अपना ब्रिज आईडी जो है वो शेयर करेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये आगे दे देगा। ये भी जब कुछ भी बीपीडीयू मैसेज वगैरह जो भी आपका एसटीपी में होता है, वो जब आगे भेजेगा, ये भी क्या करेगा, अपना जो ब्रिज आईडी है ना उसको शेयर कर लेगा उसमें। तो सेंडर ब्रिज आईडी मतलब इस डिवाइस के लिए ये ब्रिज आईडी होगा सेंडर ब्रिज आईडी। क्यों? क्योंकि इससे जो यहाँ से बीपीडीयू मैसेज रिसीव हुआ है, उसे जिसने भेजा है वो होगा आपका सेंडर ब्रिज आईडी। जैसे अगर आप मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इसके लिए मेरे पास आप क्या हो गए, सेंडर हो गए उस इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, आपके तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहा जाता है सेंडर ब्रिज आईडी। सेंडर ब्रिज आईडी मतलब द ब्रिज आईडी ऑफ द स्विच हु इज सेंडिंग द बीपीडीयू मैसेज टू मी। और अगर आप इसके डेफिनेशन के लिए और थोड़ा चले जाओगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द ब्रिज आईडी ऑफ द डिवाइस फ्रॉम हुएर आई हैव रिसीव्ड द बीपीडीयू मैसेज ऑन माई पोर्ट। ठीक है, अगर सेंडर ब्रिज आईडी आपका ऐसा हुआ कि ये सेंडर ब्रिज आईडी पे आपका इलेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। अगर इलेक्शन के लिए हम बात करेंगे स्विच 3 के ऊपर, तो स्विच 3 के पास यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ से भी आएगा। यहाँ से मान लो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन इसको आ रहा है, उसमें मान लो किसी वजह से आपका कॉस्ट जो है ना, मान लो इस लिंक का कॉस्ट आपका था 10 फॉर एग्जांपल, इसका 5 था, इसका 5 था, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो बीपीडीयू से रिसीव हो रहा है उसका भी कॉस्ट आ रहा है 10, यहाँ से भी जो बीपीडीयू इसको रिसीव हो रहा है उसका कॉस्ट आ रहा है 10। ठीक है, तो आपका पहले वाला जो क्राइटेरिया है रूट पाथ कॉस्ट, वो क्राइटेरिया आपका सेम हो गया स्विच 3 के लिए। अभी दूसरी चीज़ ये क्या करेगा, पहले वाला क्राइटेरिया को स्किप कर लेगा और दूसरी वाले क्राइटेरिया के ऊपर आ जाएगा, जो आपका है सेंडर ब्रिज आईडी। और सेंडर ब्रिज आईडी के केस में आपका जो डिवाइस है ना, यहाँ से सेंडर ब्रिज आईडी और यहाँ से सेंडर ब्रिज आईडी कभी भी आपका सेम नहीं होगा, क्योंकि डिवाइस के जो प्रायोरिटी वैल्यू आपका सेम हो सकते हैं, लेकिन डिवाइस का जो बेस मैक एड्रेस होता है ना ब्रिज आईडी में, वो बेस मैक एड्रेस हर एक डिवाइस के लिए आपका यूनिक होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पोर्ट में से कोई भी एक ब्रिज आईडी उसको क्या लगेगा, सुपीरियर या फिर बहुत अच्छा, मतलब बहुत बेस्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो
मान लो ये वाले से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो ब्रिज आईडी आपका सबसे बेस्ट बना, तो ये वाला पोर्ट को ये क्या करेगा, रूट पोर्ट बना लेगा, और इसको ये जो आपका सेगमेंट के लिए जो इलेक्शन होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट या नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक पोर्ट बन सकता है या फिर आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन सकता है, जो भी आपका बनेगा। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया अगर आपका सेम हो जाता है, सेंडर ब्रिज आईडी के केस अगर आपका सेम हो जाता है, तो उसके लिए भी थर्ड क्राइटेरिया है। तो ये केस आपका कब सेम होता है, मान लो ये एक आपके पास स्विच था, ये और एक स्विच था, तो ये स्विच के बीच आपने 2 लिंक लगाया था, तो यहाँ से ये स्विच क्या करेगा, आपके स्विच जो होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट, कोई भी आपके पास पोर्ट हो, हर एक पोर्ट से वो क्या करते हैं, बीपीडीयू का मैसेज जो सुई या फिर एसटीपी का हेलो मैसेज होता है ना, उसे भेजते हैं। तो इसके पास 2 पोर्ट है, तो ये 2 पोर्ट से बीपीडीयू भेज देगा। तो इसके पास अभी 2 पोर्ट में 2 बीपीडीयू रिसीव हो रहा है ना, इस पोर्ट के लिए और इस पोर्ट के लिए, दोनों के लिए। आप देखो पहले क्राइटेरिया ये मैंने फास्ट इथरनेट लगाया था, तो 19 कॉस्ट, इसमें भी 19 कॉस्ट, ये तो पहले क्राइटेरिया मेरा सेम हो गया। अभी दूसरे वाले क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं कि सेंडर ब्रिज आईडी है। तो सेंडर ब्रिज आईडी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये स्विच के लिए तो ब्रिज आईडी एक ही होगा ना, एक ही ब्रिज आईडी से इसे क्या हो रहा है, 2 पाथ से भी रिसीव हो रहा है बीपीडीयू, तो इसके लिए सेंटर ब्रिज आईडी और इसके लिए सेंटर ब्रिज आईडी भी जो क्राइटेरिया है वो भी सेम हो जाएगा। अभी ये क्या करेगा, थर्ड क्राइटेरिया के ऊपर रह जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया आपका ये है सेंडर पोर्ट आईडी, ठीक है, या फिर कोई इसे लिखते हैं क्या, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा सेंडर पोर्ट आईडी, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। ये बेसिकली क्या होता है, ये पोर्ट आईडी होता है। कौन सा वाला पोर्ट आईडी, ये स्विच मेरा हो गया स्विच 1, ये मेरा हो गया स्विच 2। तो ये पोर्ट से ये जब भी आगे बीपीडीयू भेजेगा ना, तो उस मैसेज के अंदर आपका एक पोर्ट आईडी के लिए फील्ड होता है। जब हम बीपीडीयू के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सा फील्ड होता है उसके बारे में हम क्लियर देखेंगे। तो ये जब भी आगे कोई बीपीडीयू मैसेज भेजेगा ना, तो उसमें क्या होगा, उस बीपीडीयू के अंदर एक फील्ड होता है आपका सेंडर पोर्ट आईडी के लिए। उसमें वो क्या करता है, ये जो पोर्ट है ना, जिस पोर्ट से आपका बीपीडीयू एग्जिट हो रहा है, उसी पोर्ट का पूरे इन्फॉर्मेशन आपका सेंडर पोर्ट आईडी के अंदर वो क्या करता है, अटैच कर देता है। ये पोर्ट आईडी भी आपका क्या होता है, ठीक है मैं इसमें आपको लिख देता हूँ। आपका सेंडर पोर्ट आईडी 2 चीज यहाँ पे होता है, क्या क्या होता है, एक आपका पोर्ट प्रायोरिटी और दूसरा होता है आपका प्लस इसमें, और दूसरी चीज आपके पास एक होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, दोनों चीज को मिला के बनता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, ये मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 वाला पोर्ट है, तो एसटीपी के कुछ रूल्स होते हैं उस पोर्ट के नंबर कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये क्या करता है, पोर्ट प्रायोरिटी, मतलब ये जो प्रायोरिटी वैल्यू, जैसे ब्रिज आईडी में हम लोग कुछ प्रायोरिटी सेट करते थे ना, उसी तरह आपका पोर्ट के लिए भी कुछ प्रायोरिटी वैल्यू होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका पोर्ट में क्या है, एक पोर्ट नंबर भी आपके पास होता है, जो आपका पोर्ट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपका फास्ट इथरनेट 0/1 है, तो उसका जो पोर्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग एक नंबर बनता है पोर्ट नंबर, और उसी नंबर को दोनों को मिला के ये क्या करता है, एक पोर्ट आईडी बना देता है, इक्वल टू आपका क्या होता है, पोर्ट आईडी। ठीक है, ये आपका अगर सेंडर डिवाइस की तरफ से ये पोर्ट आईडी आपका रिसीव हो रहा है, तो उस केस में आप उसे सेंडर पोर्ट आईडी बोलोगे। या फिर जहाँ पे रिसीव हो रहा है, एक दूसरा आपका क्राइटेरिया आता है रिसीवर पोर्ट आईडी। तो अगर यहाँ पे आपका रिसीव हो रहा है, तो उस केस में ये वाला, ये डिवाइस के लिए इस पोर्ट का आईडी होगा रिसीविंग पोर्ट आईडी, और ये पोर्ट का आईडी होगा सेंडर पोर्ट आईडी। मतलब इस पोर्ट से इसको बीपीडीयू रिसीव हुआ है और ये वाले पोर्ट पे रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर मान लो किसी वजह से आपका सेंडर पोर्ट, इसके बारे में हम आगे बीपीडीयू के बारे में जब पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरे फील्ड के बारे में हम क्लियरली और थोड़ा भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये थर्ड वाला, अगर मान लो सेंडर पोर्ट आईडी आपका क्या होता है इस केस में भी, अगर पहले वाला केस में अगर आप ये वाला केस पे देखोगे ना, तो ये पोर्ट आईडी और ये पोर्ट आईडी आपका सेम नहीं होते हैं। तो उस केस में इसको पता चल गया कौन सा वाला बेस्ट है, थर्ड क्राइटेरिया मैच हो जाता है। उसके बाद अगर थर्ड क्राइटेरिया में भी आपका कुछ नहीं हुआ, मतलब सेम हो गया, तो थर्ड क्राइटेरिया में आपके पास सेम किस केस में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो, तो आपके पास एक होता है, एक स्विच यहाँ पे था और बीच में ये एक लिंक था कनेक्ट, और बीच में आपने एक हब कनेक्ट कर दिया, और इस हब के 2 लिंक से आपका एक स्विच कनेक्ट है। ठीक है, आर्किटेक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या मैंने किया, ये स्विच 1 के लिए एक ही पोर्ट से मैंने हब को कनेक्ट किया, और हब से मैंने 2 पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, हब आपको पता है, हब जहाँ से भी कोई मतलब इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, वो क्या करता है, जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसे छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है उसके पास, उसी पोर्ट में उसे क्या करता है, रेप्लिकेट कर देता है। तो ये डिवाइस जब भी बीपीडीयू आगे भेजेगा ना, तो हब क्या करेगा, यहाँ से रिसीव होते ही इसको क्या करेगा, बाकी जितने भी पोर्ट इसके पास है वहाँ से आगे भेज देगा, क्योंकि हब हमेशा क्या करता है, आपका ब्रॉडकास्ट करता रहता है।
तो इसलिए वो उसे क्या करेगा, बाकी जितने भी पोर्ट है उनमें ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये सेम बीपीडीओ यहाँ पे भी रिसीव हो जाएगा ये वाले पोर्ट पे, और यहाँ से भी आ जाएगा और ये वाले पोर्ट पे रिसीव हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो बीपीडीओ ये वाले स्विच को रिसीव हो रहा है ना, यहाँ पे भी सेम बीपीडीओ रिसीव होगा ना, क्योंकि यहाँ से जो सेम बीपीडीओ आया था उसी को तो हमने रेप्लिकेट किया आगे। तो अभी इस स्विच को देखो, अगर यहाँ से आपका फास्ट इथरनेट जो लिंक है ना वो फास्ट इथरनेट था, तो उस केस में कॉस्ट भी आपका दोनों तरफ यहाँ पे भी सेम होगा, कॉस्ट 19 होगा, यहाँ पे भी कॉस्ट हो जाएगा 19, सेम हो गया। दूसरी चीज़ ये देखेगा सेंडर ब्रिज आईडी, तो एक ही डिवाइस जो है उसी का ब्रिज आईडी तो उसने भेजा होगा, तो आपका ब्रिज आईडी भी क्या है यहाँ पे सेम हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिवाइस से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अभी सेंडर पोर्ट आईडी के बारे में अगर आप बात करोगे तो सेंडर पोर्ट आईडी क्या होता है, जब भी आपका डिवाइस कोई बीपीडीओ आगे भेजता है ना, उसे भेजने के टाइम वो अपना पोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करता है, सेंडर पोर्ट आईडी के जगह वो अटैच करके भेज देता है। तो इसमें सेंडर पोर्ट आईडी एक ही पोर्ट से इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तो सेंडर पोर्ट आईडी भी आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। अभी ये अगर 3 क्राइटेरिया आपका सेम हो गया, अभी 4th क्राइटेरिया आपके पास एक है, आपके पास क्या है 4th क्राइटेरिया रिसीविंग पोर्ट आईडी। ठीक है, रिसीविंग पोर्ट आईडी मतलब मेरे जिस पोर्ट पे रिसीव हुआ है बीपीडीओ उसके आईडी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा उसी को मैं सुपीरियर या फिर बेस्ट बीपीडीओ मानूंगा और उसको मैं रूट पोर्ट बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 क्राइटेरिया सेम हो सकते हैं। ये वाले केस पे अगर ये सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे तो ये 3 क्राइटेरिया आपका सेम हो सकते हैं, लेकिन ये स्विच का तो दोनों पोर्ट का पोर्ट आईडी तो सेम नहीं होगा ना। तो ये क्या करेगा, रिसीविंग पोर्ट आईडी जो है आपका उसके इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा। कंपेयर करने के बाद जो रिसीविंग पोर्ट आईडी बेस्ट होगा जिस पोर्ट पे उसी को वो रूट पोर्ट बनाएगा, बाकी इलेक्शन के हिसाब से जो पोर्ट बनना है बन जाएगा। सिर्फ इसी वाले सिनेरियो पे आपका 4th वाले क्राइटेरिया जो है ना रिसीविंग पोर्ट आईडी, ये आपका काम में आते हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया आपके पास होते हैं रूट पोर्ट के इलेक्शन करने के लिए। और हमेशा आप याद रखना, रूट पोर्ट इलेक्शन विल हैपन ऑन ए सिंगल स्विच। आपके स्विच जब भी मल्टीपल पोर्ट से बीपीडीयू रिसीव कर लेगा, सारे बीपीडीयू को वो कंपेयर करेगा। ठीक है, याद रखना इसे, सारे बीपीडीयू को वो कंपेयर कर लेगा, उसमें से जो बीपीडीयू सबसे बेस्ट होगा उसी बीपीडीयू रिसीव होने वाले पोर्ट को वो क्या करता है, रूट पोर्ट बना देता है। क्योंकि उससे पता चलता है यहाँ पे अगर मेरे को बेस्ट बीपीडीयू रिसीव हो रहा है तो यहाँ से मैं क्या, मेरा जो रूट ब्रिज है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत छोटा है, इसलिए उस पोर्ट को वो क्या करता है, रूट पोर्ट बना लेता है। और बाकी जितने भी पोर्ट उसके पास होते हैं ना, उस पोर्ट के ऊपर वो क्या करता है, फिर हर एक सेगमेंट के बेसिस पे उन पोर्ट का एक इलेक्शन होता है, और उस सेगमेंट के हिसाब से आपका जो भी इलेक्शन वगैरह होता है उस इलेक्शन के अकॉर्डिंग आपका पोर्ट हो सकता है डेजिग्नेटेड पोर्ट बने, या फिर आपका पोर्ट हो सकता है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। या फिर नॉन डेजिग्नेटेड मतलब अगर आपके स्विच में एक ही रूट पोर्ट बन गया तो उस केस में आपके स्विच के पास मल्टीपल रूट पोर्ट नहीं होते हैं, तो उस केस में वो क्या करता है, अगर बाकी कोई रूट पोर्ट बन जाए तो उसको वो ब्लॉक पोर्ट बना देता है। ठीक है, अभी तीसरी ऑप्शन हमारे पास था ब्लॉक पोर्ट। ठीक है, तो ब्लॉक पोर्ट बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप इसे अल्टरनेटिव ऑफ रूट पोर्ट आप मान सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये जो ब्लॉक पोर्ट आपका होता है ना, ये भी आपका एक तरह का आप मान सकते हो ये रूट पोर्ट की तरह ही होता है। एक सेकेंड, हेलो भाई टिके खाली मैं व्यस्त होचे 8टा पर कॉल करिबो। हाँ हाँ मु टिके व्यस्त होचे 8टा पर मैं कॉल बैक करूँ। चल ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेसिकली, ये एक रूट पोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन आपके ऐसा रूल है ना कि आपके स्विच में एक ही रूट पोर्ट हो सकता है, तो इसीलिए और बाकी जितने भी पोर्ट आपके पास होते हैं ना, अगर वो रूट पोर्ट के लिए सिलेक्शन मतलब जैसे आपका एक सेगमेंट के ऊपर अगर आपका इलेक्शन हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था, और एक चीज़ भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया पे आप ध्यान दे। तो पहले वाला क्राइटेरिया आपके पास क्या है, एक स्विच के ऊपर हमेशा क्या होगा, आपके पास एक ही रूट पोर्ट बन सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा। और मैंने ये एक चीज़ भी आपको एक बताया था कि एक लेयर 2 सेगमेंट के ऊपर आपका एक तरफ क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, दूसरी तरफ आपका नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। मतलब एक तरफ आपको डीपी देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको हो सकता है रूट पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट देखने को मिलेगा।
तो उसी हिसाब से मान लो ये स्विच के पास ये लेयर टू सेगमेंट के लिए भी इलेक्शन हुआ होगा, तो इसमें मान लो ये डीपी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये लेयर टू सेगमेंट के लिए भी इलेक्शन हुआ होगा, मान लो ये वाला पोर्ट एनडीपी आ रहा है, मतलब नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट आ रहा है, तो उस केस में एक आपके पास रूट पोर्ट बन चुका है, मतलब यहाँ पे जो पोर्ट होगा उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक पोर्ट बना लेगा। ठीक है, ये आपका रूट पोर्ट का अल्टरनेट होता है। इन केस आपका अगर जो रूट पोर्ट होता है ठीक है, बेसिकली आपका क्या होगा, अगर आपके स्विच के पास एक रूट पोर्ट भी है और एक ब्लॉक पोर्ट भी है, तो उस केस में अगर आपका रूट पोर्ट किसी वजह से डाउन चला गया तो आपका ब्लॉक पोर्ट जो है ना वो आपका रूट पोर्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका एक कन्वर्जेंस हो जाता है एसटीपी के अंदर, होने के बाद आपका ब्लॉक पोर्ट सडनली क्या होता है, आपका रूट पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और रूट पोर्ट की तरह वो काम करता है। मतलब आप ऐसा भी मानो कि अगर आपके पास एक रूट पोर्ट भी है और एक ब्लॉक पोर्ट भी है, तो इसका मतलब रूट पोर्ट जो आपके पास है वहाँ से आपके रूट ब्रिज तक पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता या फिर सबसे छोटा रास्ता है। उसके बाद जो आपका ब्लॉक पोर्ट है उसके पास भी कैपेबिलिटी है रूट ब्रिज तक पहुँचने के लिए, उसके पास भी एक आसान रास्ता है। ठीक है, आपके रूट पोर्ट जो है वो सबसे बेस्ट वाला रास्ता था आपके तरफ से, इसलिए वो रूट पोर्ट था। लेकिन वो रास्ता अगर किसी वजह से आपका बंद हो गया या फिर उसमें कुछ पोर्ट वगैरह डाउन आपका हो गया, तो उस केस में आपके पास दूसरे बेस्ट रास्ता भी है जो कि आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लॉक पोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये बोट आपका जो ब्लॉक पोर्ट की इलेक्शन होता है ना, जैसे मैंने रूट पोर्ट की इलेक्शन वगैरह मैंने आपको बताया, इलेक्शन क्राइटेरिया आपका सेम होता है सारे पोर्ट की इलेक्शन के लिए। जैसे रूट पोर्ट के इलेक्शन के लिए मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया, ये आपका क्राइटेरिया, पहले वाला क्राइटेरिया मैंने आपको रूट पाथ कॉस्ट बताया, सेंडर ब्रिज आईडी बताया, सेंडर पोर्ट आईडी बताया, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, रिसीविंग पोर्ट आईडी। ये आपके रूट पोर्ट हो या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट हो या फिर ब्लॉक पोर्ट हो, सारे पोर्ट के इलेक्शन के लिए आपके क्राइटेरिया यही सेम होते हैं। लेकिन आपके डिफरेंस क्या होता है, जब भी आप रूट पोर्ट की इलेक्शन के लिए बात करते हो ना, तो उस केस में आपके पास क्या है, मान लो ये स्विच के पास 4 पोर्ट है, तो हर एक पोर्ट में इसको क्या है, एक बीपीडीयू रिसीव हुआ होगा। उसमें से जो बेस्ट बीपीडीयू इसको लगेगा कंपेयर करने के बाद, इसके पास अभी 4 बीपीडीयू रिसीव हुए हैं। ठीक है, इन 4 बीपीडीयू को कंपेयर करने के बाद आपके स्विच को जो लगा बेस्ट है, उसी पोर्ट को वो क्या करता है, आपका रूट पोर्ट बना लेता है। मतलब रूट पोर्ट के इलेक्शन हमेशा आपका क्या होता है, एक स्विच के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मेरे स्विच में कितने पोर्ट है और उसमें सबसे अच्छा बीपीडीयू कौन रिसीव हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो। लेकिन जब भी हम डेजिग्नेटेड पोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमेशा आपका एक सेगमेंट के बेसिस पे होता है। मतलब ये सेगमेंट के ऊपर आपके पास 2 पोर्ट है। ठीक है, इन 2 पोर्ट के बीच आपका इलेक्शन हो जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए। मिश्रा जी एक डाउट, थोड़ा स्लो आ रहा है आपकी आवाज़, बताओ। ये अब आ रही क्या आवाज़ आपको? हाँ, अब बताओ, स्लो आ रहा है फिर भी मैं सुन सकता हूँ, बताओ। ये बीपीडीयू बेस्ट बीपीडीयू क्या है? बेस्ट बीपीडीयू मतलब आपका क्या है, कुछ क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया ना, रूट पोर्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया आपके पास है। तो उसमें क्या है, हमेशा आपके ऐसे है ना कि आपके बीपीडीयू पहले जो एक्सचेंज किए जाते हैं, आपके बीपीडीयू भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे आपके कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एक होता है, जो जनरली अभी मैं बीपीडीयू के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बीपीडीयू आपका कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है। ठीक है, उस बीपीडीयू में आपके पास बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे ब्रिज आईडी आपका हो गया, उसमें सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी। तो उसमें हर एक इलेक्शन के लिए जो जो पार्ट उसको चाहिए ना, उसी पार्ट के लिए सबसे लोएस्ट हमेशा क्या है, आपका सबसे लोएस्ट जो वैल्यू होता है उसको प्रीफर किया जाता है। तो जिसमें सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू या फिर बेस्ट वैल्यू होके आता है ना, उसी बीपीडीयू को हम बेस्ट बीपीडीयू या फिर सुपीरियर बीपीडीयू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। अभी जैसे रूट पोर्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, रूट पोर्ट के इलेक्शन के बारे में, तो मेरे पास 4 क्राइटेरिया है। पहले वाला क्राइटेरिया मेरे पास है रूट पाथ कॉस्ट, सेकंड वाला मेरे पास है सेंडर ब्रिज आईडी, थर्ड वाला मेरे पास है सेंडर पोर्ट आईडी, फोर्थ वाला मेरे पास है रिसीविंग पोर्ट आईडी। इसमें अगर रूट पाथ कॉस्ट कंपेयर किया जाता है, अगर रूट पाथ कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो जिस बीपीडीयू में रूट पाथ कॉस्ट सबसे छोटा है ना, पहले ये चेक किया जाएगा, जिसमें सबसे छोटा है तो उसी को मैं क्या मानूंगा, ये मेरा बेस्ट बीपीडीयू। अगर वो सेम हो गया तो सेकंड वाले जो आपके पास क्राइटेरिया है सेंडर ब्रिज आईडी, वो भी अगर छोटा किसी से मेरे मैच हो गया कि ये एक छोटा सा सेंडर ब्रिज आईडी के साथ मेरे पास आ रहा है, तो उसको मैं बेस्ट मान लूँगा।
यही है जो क्राइटेरिया के हिसाब से जिसके पास सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन या सबसे लोएस्ट वाला इन्फॉर्मेशन होगा वही मेरा बेस्ट बीपीडीयू माना जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। और वो बीपीडीयू आपका सुपीरियर बीपीडीयू भी कहा जाता है, कहीं पे आपने सुना होगा, आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा सुपीरियर बीपीडीयू। ठीक है। मतलब ये स्विच के लिए अगर ये वाले पोर्ट पे सबसे बेस्ट बीपीडीयू आपका रिसीव हुआ है ना, तो इस बीपीडीयू को ये बोलता है सुपीरियर बीपीडीयू, और बाकी बीपीडीयू आपका इन्फीरियर बीपीडीयू होता है। ये सुपीरियर बीपीडीयू बेस्ट बीपीडीयू ये पाथ जो फाइंड करते हैं ना, मतलब वो कोर स्विच को जो स्विच नियरली कनेक्टेड रहेगा, बेस्ट रूट पाथ रहेगा, उसको उससे चूज होगा ना। हाँ, आपका कोर स्विच से कनेक्टेड हो या फिर किसी स्विच से कनेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो क्राइटेरिया आपका पोर्ट इलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा उसी के लिए। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हो। और जब भी मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए इलेक्शन आएगा तब भी मेरे ये 4 ही क्राइटेरिया को मैच किया जाएगा, उसी को देख के ही आपका स्विच जो बेस्ट डिसीजन है वो ले लेगा। लेकिन डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा आपका क्या है, एक सेगमेंट के लिए आपका किया जाता है। इस सेगमेंट के ऊपर मेरा एक डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा और बाकी नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया, तो ये मेरा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब रूट पोर्ट या ब्लॉक पोर्ट क्या बनेगा वो फिर स्विच के इलेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेगा। ठीक है। मतलब मेरे अगर ये सेगमेंट में ये वाला पोर्ट मेरा डीपी बन गया तो ये मेरा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट ही बनेगा, लेकिन ये रूट पोर्ट बनेगा या ब्लॉक पोर्ट बनेगा ये इस स्विच के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जितने भी पोर्ट से स्विच का बीपीडीयू रिसीव हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो रूट पोर्ट के लिए आपका इलेक्शन वगैरह जो भी करना है वो करने के बाद अगर उसे लगा कि ये पोर्ट जो है एक बेस्ट पोर्ट हो सकता है, सेकेंड बेस्ट पोर्ट या फिर हो सकता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, आपके पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट बना लेगा। तो ये बेसिकली आपके पास 3 पोर्ट होते हैं। अगर आपको कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि हमारे पास 2 तरह का पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। नॉन डेजिग्नेटेड में हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है, एक रूट पोर्ट है और एक ब्लॉक पोर्ट है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी बता सकते हो हमारे पास 3 पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट। जो आपको आसान लगे वो आप बता दो। तो ये 3 पोर्ट के बारे में जानने के बाद हमारे पास ठीक है, हम कुछ टाइमर्स के बारे में एसटीपी के देख लेते हैं। टाइमर से पहले हमें काम करते हैं, एसटीपी के कुछ स्टेट्स होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। ये जो एसटीपी के स्टेट्स हमारे पास होते हैं ना, ये स्टेट हमारा क्या डिफाइन करते हैं, बेसिकली ये आपका डिफाइन करते हैं कि जो आपका स्विच जो है ना, स्विच के किसी भी पोर्ट को, एसटीपी स्टेट मतलब ये पोर्ट स्टेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, किसी भी पोर्ट को अगर आप ऑफ लाते हो तो ऑफ लाने के बाद वो क्या होता है, उसके पास कुछ काम होते हैं। जैसे ओएसआई के बारे में हमने बात किया था ना, ओएसआई में हम क्या कर रहे थे, कुछ आपके पास लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर के कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ स्टेट को डिफाइन किया जाएगा और उस स्टेट के अंदर आपके डिवाइस क्या करता है, कुछ काम परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके लाइफ के बारे में बात करूं तो आप क्या करते हो, हम कुछ टाइम से हमने डिफाइन किया है ना, जैसे सुबह का वक्त हो गया, दोपहर के वक्त हो गया, आपका शाम का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया। तो आप क्या करते हैं, सुबह के वक्त में आपके पास कुछ काम है, सुबह जो हम काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सुबह का टाइम हो गया। दोपहर के टाइम आपका अलग सा हो गया, उसमें आपका कुछ अलग सा आपका काम है। शाम के टाइम पे भी आपके कुछ काम है और रात के टाइम पे भी आपको कुछ काम है। तो उस काम के अकॉर्डिंग जो टाइम का डिवाइडेशन आपका हुआ, यहाँ पे भी स्विच के काम के हिसाब से एसटीपी के रिलेटेड स्विच का जो भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया गया। मतलब ये स्टेट के अंदर स्विच ये काम करता है, इसके बाद ये स्टेट में आता है, फिर ये काम करता है, इसके बाद ये स्टेट में आता है, फिर ये काम करता है। इस तरह हमें समझने की जरूरत होता है। मतलब जैसे आप सुबह उठते हो ना, तो आप सुबह क्या करते हो, ब्रश वगैरह जो भी काम आपको करना है, नाश्ता करना है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट वगैरह आप वो करते हो, दोपहर के टाइम आप लंच वगैरह करते हो, शाम के टाइम फिर आप जो भी खाना खाना है वो खाते हो, रात को आप सो जाते हो। तो इस तरह का यहाँ पे भी कुछ हमारे पास काम होते हैं। ट्रेडिशनल एसटीपी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 स्टेट है। पहले हमारे पास है डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो सारे स्टेट्स होते हैं ना, इस स्टेट में आपके स्विच बेसिकली करता क्या है। अगर सबसे पहले स्टेट मेरा पास है डिसेबल। अगर इस पोर्ट के बारे में मैं बात करता हूं तो डिसेबल पोर्ट मतलब
दो केस में आपका पोर्ट डिसेबल हो सकता है। पहले आपके पास है आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई पोर्ट को शट डाउन करके रखा है या फिर उस पोर्ट में आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। पहला केस आपका यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब शट डाउन कमांड चला के आपने रखा है, या फिर उस पोर्ट में आपने कोई इथरनेट केबल या फिर कोई केबल वगैरह आपका कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में आपके पोर्ट जो है डिसेबल स्टेट में आ जाता है। मतलब वहां से कोई आपका डेटा या फिर कोई मैसेज वगैरह आपका ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसे बंद करके रखा है। फिजिकली हो सकता है, लॉजिकली हो सकता है। लॉजिकली बंद करना मतलब शटडाउन आपने चला के रखा, फिजिकली बंद करना मतलब आपने कोई केबल कनेक्शन वहां पे नहीं दिया, तो उस केस में आपका पोर्ट जो है डिसेबल स्टेट में होता है। और एक भी आपके पास डिसेबल स्टेट होता है, जिस डिसेबल स्टेट मतलब एसटीपी के कुछ होते हैं आपके पास, कुछ फीचर्स होते हैं, आगे हम जब सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। अगर वो फीचर के हिसाब से आपके एसटीपी में कुछ, आप ऐसा समझ लो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पोर्ट को फॉलो करना पड़ता है, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पोर्ट फॉलो नहीं करता है तो एसटीपी क्या करता है, उस पोर्ट को डिसेबल स्टेट में डाल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मानोगे तो ऐसा होता है ना, कुछ कॉलेज वगैरह में जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया जाता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के आपको चलना होता है। अगर आप नहीं चलते हो तो आपको क्या कर दिया जाता है, कॉलेज से रेस्ट्रिकेट वगैरह आपको होना पड़ता है। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है, एसटीपी का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर वो वॉइड हो जाता है तो उस केस में आपका क्या है, पोर्ट भी आपके डिसेबल स्टेट में आ जाता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ सकते हो कि अगर मेरा पोर्ट शट डाउन है या फिर मेरे पोर्ट क्या है, इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन वगैरह नहीं है, तो उस केस में इनिशियली मेरा पोर्ट क्या होता है, डिसेबल स्टेट के अंदर होता है। सेकेंड स्टेट जो है एसटीपी का मेरे पास है ब्लॉकिंग स्टेट। इसमें भी आपका क्या है, दो तरह का स्टेट होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास है जो पोर्ट रूल के हिसाब से जो पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट बन जाएगा उसका स्टेट भी आपका ब्लॉकिंग में आ जाता है। और एक आपके पास क्राइटेरिया है, जब भी किसी पोर्ट को आप इनिशियली ऑन कर लेते हो, मतलब किसी पोर्ट को आपने नो शटडाउन कमांड चलाया या फिर आपने सडनली फिजिकल कनेक्टिविटी कुछ दे दिया, तो उस केस में भी कुछ पल के लिए आपके डिवाइस सडनली क्या होता है, वो पोर्ट आपका डिसेबल स्टेट में था, डिसेबल स्टेट से बाहर आके वो पोर्ट आपके कौन सी वाले स्टेट पे आ जाता है, ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वो क्या करता है, आपके ब्लॉक स्टेट में आ जाता है। ये ब्लॉक स्टेट में आने के लिए भी उसके पास कुछ रीजन है। ये स्टेट में आपके डिवाइस क्या होता है, जो बीपीडीयू मैसेजेस होता है ना, उसी बीपीडीयू मैसेजेस को बस रिसीव कर सकते हैं लेकिन सेंड नहीं कर सकते हैं। किस लिए ये ब्लॉकिंग स्टेट में कुछ पल के लिए आते हैं, ये चेक करने के लिए कि गलती से कहीं पे कुछ मतलब लूप वगैरह तो नहीं बना है। इसको चेक करने के लिए आपके डिवाइस क्या करता है, कुछ पल के लिए उस पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में ले आता है। और ये वाले ब्लॉकिंग स्टेट में आपके डिवाइस के पास क्या है, बीपीडीयू रिसीव करने की कैपेबिलिटी होता है लेकिन वो सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है। तो आपके पोर्ट, जब भी आपके पोर्ट सडनली ऑफ आ जाता है तो वो कुछ पल के लिए, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आपके पोर्ट क्या होता है,
ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, और उस स्टेट में वो सिर्फ बीपीडीयू को रिसीव कर सकता है ताकि आपके नेटवर्क में कोई लूप ना हो, या फिर पहले से कोई लूप वगैरह बना तो भी आपका हो सकता है ना। ये स्टेट क्यों बनाया गया, जनरली अगर आप बात करोगे ना तो हो सकता है आपके ऐसा नहीं ना, हमेशा आप जो डिवाइस को कनेक्ट करते हो वो नया डिवाइस है या नया नेटवर्क आप बनाते हो, ऐसा नहीं ना। पुराना नेटवर्क था उसमें लाके आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो सकता है आपके डिवाइस कनेक्ट होने के बाद भी वहाँ पे क्या है, लूप बन सकता है, तो लूप अवॉइड करने के लिए आपके पास सिर्फ बीपीडीयू है। इसलिए इस स्टेट में आपके डिवाइस के पास सिर्फ कैपेबिलिटी है बीपीडीयू मैसेज रिसीव करने के लिए। तो सडनली आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं, आपके डिवाइस के पास बीपीडीयू मैसेजेस आ जाते हैं, और वो रिसीव करके बीपीडीयू मैसेजेस को वहीं पे चेक कर लेता है कि मेरे पास कोई लूप बना है कि नहीं बना है, ठीक है। और इस स्टेट में ये सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड के लिए होता है। तीसरी स्टेट आपके पास एक होता है लिसनिंग। ठीक है, और आपके ये ब्लॉकिंग स्टेट में आपके डिवाइस कोई भी डेटा या फिर कोई दूसरे प्रोटोकॉल के मैसेज वगैरह या फिर एसटीपी के बीपीडीयू भी ये भेज नहीं सकता है, या फिर आपके डिवाइस में जो मैक एड्रेस लर्निंग वगैरह होता है ना, मैक एड्रेस टेबल वगैरह बनाना, वो काम भी आपके डिवाइस नहीं कर सकता लिसनिंग वाले स्टेट पे, सॉरी आपके ब्लॉकिंग वाले स्टेट पे। लिसनिंग स्टेट में आपके डिवाइस क्या होता है, ब्लॉकिंग के बाद आपके डिवाइस लिसनिंग स्टेट में आता है, और ये स्टेट में आपके डिवाइस क्या कर सकता है, बीपीडीयू को सेंड रिसीव वगैरह कर सकता है, मतलब खुद बीपीडीयू भेज सकता है, खुद बीपीडीयू रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। खुद बीपीडीयू सेंड कर सकता है, खुद बीपीडीयू रिसीव कर सकता है, और आपके पास जितने भी इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, जैसे आपके पास ब्रिज इलेक्शन हो गया, रूट ब्रिज या फिर नॉन रूट ब्रिज का इलेक्शन, आपके पास पोर्ट का इलेक्शन हो गया, रूट पोर्ट बनना, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनना या फिर ब्लॉक पोर्ट बनना, तो वो सारे पोर्ट के जो आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, वो सारे आपके इसी लिसनिंग स्टेट के अंदर आपके हो जाते हैं, ठीक है। ताकि क्या है, लेकिन इस स्टेट में आपके डिवाइस डेटा वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकता। आप अगर कोई डिवाइस, आपके डिवाइस के पास अगर आप कोई डेटा भेज रहे हो दूसरे डिवाइस के पास देने के लिए, तो उस टाइम पे भी आपके डिवाइस आपके डेटा को नहीं भेज सकता अगर वो लिसनिंग स्टेट में है, और उसके साथ साथ ये मैक एड्रेस टेबल भी नहीं बना सकता उस केस में। क्यों? क्योंकि आप देखो ये अभी ये जो लिसनिंग स्टेट है ना, ये लिसनिंग स्टेट के बाद आपके डिवाइस इस स्टेट के अंदर आपके क्या करेगा, जितने भी इलेक्शन परफॉर्म करने के बाद एक बार एसटीपी का इलेक्शन हो गया तो आपके क्या है, आपके नेटवर्क जो है वो लूप फ्री नेटवर्क बन जाएगा। तो एक बार लूप फ्री नेटवर्क आपका बन गया तो भी अगर आप डेटा जो है वो ट्रांसफर करोगे ना, तो भी आपका डेटा में कोई दिक्कत नहीं होगा। लूप फ्री नेटवर्क में आपके डेटा ट्रांसमिट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस स्टेट में आपके डिवाइस डेटा वगैरह भेज दे तो उस केस में हो सकता है आपका कहीं पे लूप बना है, आपका इलेक्शन वगैरह चल रहा है, तो उस केस में लूप में भी आपका डेटा लूपिंग बन जाए वहाँ पे। तो इसीलिए आपके लिसनिंग स्टेट में आपके डिवाइस के पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है डेटा भेजने के लिए, सिर्फ इसके पास इन लिसनिंग स्टेट आपके डिवाइस क्या कर सकता है, ठीक है। इस स्टेट में आपका रूट पोर्ट जो भी आपके रूट ब्रिज के इलेक्शन या फिर आपका जितने भी पोर्ट का इलेक्शन होता है वो हो जाता है। और इस स्टेट में ठीक है, और ये स्टेट में आपके डिवाइस क्या करता है, 15 सेकंड के लिए स्टे करता है, और इस 15 सेकंड को आप एक फॉरवर्ड डिले टाइम भी बोलते हो। एक टाइमर आपके एसटीपी में बोला जाता है जिसका नाम है फॉरवर्ड डिले टाइमर, और इसी 15 सेकंड को आप क्या बोलते हो, फॉरवर्ड डिले टाइमर बोलते हो। आपके डिवाइस इसी 15 सेकंड के अंदर जो भी आपका इलेक्शन वगैरह एसटीपी का करना है, किस पोर्ट को कौन से वाला रोल देना है, किस डिवाइस को कौन से वाला रोल देना है, वो सारे काम जो होता है आपके इसी जो स्टेट है ना, इसी स्टेट के अंदर आपके डिवाइस जो है इसी 15 सेकंड के अंदर परफॉर्म कर देता है। उसके बाद लेकिन ये स्टेट में आपके पास अभी तक कोई ऐसा नहीं कि आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस टेबल बनना, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका डेटा ट्रांसफर वगैरह, तो डेटा ट्रांसफर और मैक एड्रेस टेबल बनाना ये इस स्टेट में आपका पॉसिबल नहीं है।
चौथे वाला स्टेट आपके पास है लर्निंग करके। तो ये स्टेट में आपके डिवाइस क्या करता है, बीपीडीयू सेंड रिसीव भी कर सकता है। बीपीडीयू मैसेजेस या सेंड रिसीव बहुत कर सकता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, इस स्टेट में आपके डिवाइस में मैक एड्रेस टेबल बनाता है। हैंडराइटिंग का थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो ये वाला स्टेट पे, जो लर्निंग वाला स्टेट पे आपके डिवाइस क्या करता है, जो भी मैक एड्रेस वगैरह, जो भी मैसेज आपके डिवाइस के पास आ रहे हैं, उनसे वो मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को लर्न करके मैक एड्रेस टेबल की जो बिल्डअप होती है ना, वो काम भी ये कर सकता है। और इसमें भी आपके डिवाइस क्या करता है, 15 सेकंड जो होता है ना एक फॉरवर्ड डिले टाइम, यहाँ पे भी एक फॉरवर्ड डिले टाइम के लिए ये स्पेंड करता है। ठीक है, और आपका डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया लर्निंग स्टेट। उसके बाद आपके पास एक फिफ्थ स्टेट होता है जो आपका फॉरवर्डिंग स्टेट है। फॉरवर्डिंग स्टेट में आपके डिवाइस सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है बीपीडीयू। दूसरे में आपका मैक एड्रेस लर्निंग भी होता है। एंड आपका डेटा ट्रांसफर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्डिंग स्टेट आपके पास होता है, ये फॉरवर्डिंग स्टेट बेसिकली आपका क्या है, जो जनरल स्टेट है ना, किसी भी पोर्ट पे आपका डिवाइस कनेक्ट हो, अगर आपका डिवाइस डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहा है और डेटा सेंडिंग आपका सक्सेस है, तो उस केस में आपका पोर्ट, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्डिंग स्टेट में है। ठीक है, सबसे पहले आपका डिवाइस क्या होता है, आपके पास 5 स्टेट है। अगर आपका डिवाइस डाउन पड़ा है, मतलब डिवाइस का पोर्ट अगर डाउन पड़ा है किसी वजह से, या फिर किसी मतलब एसटीपी रूल्स वायोलेशन की वजह से आपके डिवाइस अगर कोई ब्लॉकिंग डिस्कार्डिंग स्टेट में आ गया, तो उस केस में डिस्कार्ड बन गया, तो उस केस में आपके जो एसटीपी का स्टेट होता है पोर्ट का, वो आपका डिसेबल स्टेट होता है। सॉरी, मैंने डिस्कार्डिंग बोल रहा था, डिसेबल स्टेट होता है। आपके पोर्ट अप आते ही सडनली आपके पोर्ट कुछ पल के लिए क्या करता है, एक ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, और उस स्टेट में आपके डिवाइस क्या करता है, सिर्फ बीपीडीयू को रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता, ताकि एक लूप फ्री एनवायरनमेंट बन पाए उसके लिए। और एक भी ब्लॉकिंग स्टेट में आपके डिवाइस कब आता है, मान लो लिसनिंग स्टेट में आपका जितने भी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद अगर आपके पोर्ट का डेजिग्नेशन उसे पता चला कि मैं ब्लॉक पोर्ट बनने वाला हूं, तो उस केस में आपका डिवाइस जो है उस पोर्ट का जो स्टेट है ना, वो लर्निंग स्टेट में नहीं आके आपके वापस चला जाता है कहाँ पे, ब्लॉकिंग स्टेट में, अगर वो ब्लॉक पोर्ट है। ठीक है, 3 पोर्ट मैंने आपको बताया ना, एक आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट है, एक रूट पोर्ट है, और एक आपके पास ब्लॉक पोर्ट है। अगर आपका पोर्ट इलेक्शन के बाद ब्लॉक पोर्ट बन रहा है, तो आपके सारे इलेक्शन लिसनिंग स्टेट में होते हैं। लिसनिंग स्टेट में अगर वो ब्लॉक पोर्ट बन रहा है, तो फिर से वापस उसका स्टेट क्या होता है, आपका ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। और तीसरी में आपके पास एक स्टेट है लिसनिंग स्टेट। लिसनिंग स्टेट बेसिकली आपका क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपका सारे इलेक्शन वगैरह होता है। इस स्टेट में आपके डिवाइस बीपीडीयू सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है, ताकि आपका इलेक्शन हो पाए। और इसमें ये क्या करता है, एक फॉरवर्ड डिले टाइम के लिए यहाँ पे ये स्टेट के लिए आपके डिवाइस होल्ड करता है, स्टे करता है, और वो 15 सेकंड के लिए होता है। चौथी में आपके पास एक स्टेट होता है लर्निंग। लर्निंग स्टेट में आपका डिवाइस बेसिकली आपका सेंड रिसीव बीपीडीयू सेंड रिसीव दोनों कर सकता है, और मैक एड्रेस लर्निंग बेसिकली इसमें होता है। ये भी 15 सेकंड के लिए एक फॉरवर्ड डिले टाइम जो होता है, उस टाइम के लिए आपके स्टेट होता है। उसके बाद आपका डिवाइस का पोर्ट जो है ना, वो कैपेबल बन जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और नॉर्मली जो आपके पोर्ट होता है ना, चालू होते हैं, नॉर्मली सारे काम करने के लिए आपके पोर्ट के पास कैपेबिलिटी आ जाता है। क्योंकि लिसनिंग स्टेट में आपके डिवाइस को पता है कि मेरा जो एनवायरनमेंट है ना, वो नेटवर्क पूरा मेरा लूप फ्री बन गया। लर्निंग स्टेट में मेरे डिवाइस के पास सारे मैक एड्रेस आ गए कि कहाँ से किसको डेटा भेजना है। तो फॉरवर्डिंग स्टेट में ये क्या करेगा, आपका डेटा जो भी भेजना है वो डेटा वगैरह भेज देगा। इसलिए बेसिकली आपने देखा होगा, मैंने आपको एक बताया था, आप जब भी कोई पोर्ट को ऑन करते हो या फिर पोर्ट में लाके कुछ कनेक्ट कर लेते हो ना डिवाइस वगैरह, तो आपके पोर्ट क्या होता है,
कुछ पोल के लिए आपके ऑरेंज कलर का लाइट दिखा देता है। उसमें बेसिकली आपका क्या होता है, जब भी उस पोर्ट में आप लाके केबल कनेक्ट कर लेते हो ना, तो केबल कनेक्ट होते ही आपके डिवाइस, जब तक केबल कनेक्ट नहीं था वो आपका डिसेबल स्टेट में था, केबल कनेक्ट होते ही सडनली वो क्या करता है, बहुत माइक्रो सेकंड के लिए आपको ब्लॉकिंग स्टेट में देखने को मिलता है, जो कि आप नहीं देख सकते। सडनली वो चला जाता है वहाँ से, ठीक है, आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद आपके डिवाइस क्या होता है, लिसनिंग स्टेट में आ जाता है। लिसनिंग स्टेट में आते ही आपके जो पोर्ट का लाइट है वो ऑरेंज कलर का लाइट आपको दिखा देता है। मतलब यहाँ पे स्विच क्या कर रहा है, एक लूप फ्री एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको ऑरेंज कलर का लाइट देखने को मिला। और लिसनिंग स्टेट में आपका स्विच का पोर्ट जो है वो 15 सेकंड के लिए रुका, उसके बाद फिर से वो लर्निंग स्टेट में आ गया। लर्निंग स्टेट में भी आपको ऑरेंज कलर का दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं, और यहाँ पे भी डिवाइस कुछ काम कर रहा है, तो इसलिए आपको ऑरेंज कलर का लाइट फिर से देखने को मिला। तो लिसनिंग स्टेट में 15 सेकंड के लिए, लर्निंग स्टेट में 15 सेकंड के लिए, आपको टोटल 30 सेकंड के लिए ऑरेंज कलर का लाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आपका डिवाइस आपका पोर्ट जब फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा, आपको वो लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा। ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया, मतलब आप सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफर उस पोर्ट को यूज करके कर सकते हो। तो बेसिकली आपको वो जो लाइट आपको फिजिकली देखने को मिलते हैं, ये लाइट आपका एसटीपी के वजह से ही दिखता है। जब आपको जब आपको ऑरेंज लाइट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एसटीपी का जो लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट है, उन दोनों में से कोई एक स्टेट में वो पोर्ट अभी पड़ा है, इसलिए वो आपको ऑरेंज कलर का लाइट जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पोर्ट का जो स्टेट एसटीपी का है, ये 5 स्टेट आपके पास है। उसके बाद एक छोटा सा बस टाइमर के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। एसटीपी टाइमर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह का टाइमर है। एक होता है हेलो टाइमर, और बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, किसी भी प्रोटोकॉल के लिए अगर आपको हेलो टाइमर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक पीरियडिकली टाइम होता है। हर उस पीरियड के बाद वो क्या करता है, एक मैसेज आगे देता है, हेलो मैसेज आप उसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही है, आपके डिवाइस क्या करते हैं, यहाँ पे एसटीपी का हेलो मैसेज आपका बीपीडीयू मैसेज कहा जाता है। हालांकि आगे हम देखेंगे बीपीडीयू मैसेज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन। तो आपके डिवाइस एसटीपी अगर एनेबल है तो वो क्या करता है, आपके हर एक पोर्ट से हर एक हेलो इंटरवल के बाद क्या करता है, एक बीपीडीयू मैसेज आगे भेज देता है। ठीक है, ये टाइमर आपके कितने टाइम का होता है, 2 सेकंड के लिए आपका होता है बाय डिफॉल्ट। आप उसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये एक आपका ऐसे हेलो इंटरवल आपका होता है। आपका एक ट्रिगर भी होता है, हर एक हेलो इंटरवल के पहले आपके एक ट्रिगर मैसेज भी होता है। मतलब सडनली आप अगर कनेक्ट कर लेते हो तो उस केस में कनेक्ट होने के बाद जब भी आपका लिसनिंग स्टेट में आपका डिवाइस आता है पहली बार, तो लिसनिंग स्टेट में ये एक सबसे पहली बार हेलो जो है ना, वो हेलो मैसेज भेज देता है। उसके बाद आपका क्या होता है, पीरियडिकली हर 2 सेकंड के बाद आपका डिवाइस क्या करता है, एक हेलो मैसेज भेजता रहता है। मतलब एसटीपी का जो बीपीडीयू मैसेज है ना, उसको भेजता रहता है अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो। दूसरी हमारे पास एक होता है फॉरवर्ड डिले टाइमर। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिले टाइमर आपका बेसिकली क्या होता है, द टाइम पीरियड स्पेंट इन लिसनिंग और लर्निंग स्टेट। और ये आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये 15 सेकंड का होता है फॉरवर्ड डिले टाइमर। ये टाइमर बेसिकली आपका क्या है, आपके जो लिसनिंग स्टेट और लर्निंग स्टेट दोनों स्टेट में किसी एक भी स्टेट पे आप कितने टाइम के लिए आपका डिवाइस रुकता है,
ये टाइमर आपका वही होता है जितने टाइम के लिए रुकता है। मतलब लिसनिंग स्टार्ट के लिए 15 सेकंड के लिए होता है, तो इसलिए आपका बाय डिफॉल्ट 15 सेकंड के लिए है। अगर आप चेंज कर लेते हो इसे 15 सेकंड से, अगर इसका टाइम अगर आप चेंज कर लेते हो, मतलब 15 से अगर मैं इसे 20 कर लेता हूँ, तो उस केस में आपका क्या होगा, लिसनिंग स्टेट में भी आपका डिवाइस 20 सेकंड के लिए रुकेगा, लर्निंग स्टेट में भी 20 सेकंड के लिए रुकेगा। मतलब आपके पोर्ट ऑफ आने के लिए जो 30 सेकंड आपका बाय डिफॉल्ट टाइम था वो आपका 40 सेकंड हो जाएगा। तीसरी स्टेट एक मेरे पास है एजिंग टाइमर। ये इसका थोड़ा स्पेलिंग देख लेना एजिंग का, ठीक है। एजिंग टाइमर मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके इस पोर्ट पे कोई बीपीडीयू रिसीव हुआ डिवाइस के, तो डिवाइस क्या करता है, इस पोर्ट पे कुछ पल के लिए आपके बीपीडीयू को स्टोर कर लेता है, ठीक है। कुछ पल के लिए वो क्या करता है, इस बीपीडीयू को स्टोर करके इस पोर्ट के जो बफर मेमोरी होता है ना, हर एक पोर्ट के लिए आपके पास कुछ बफर मेमोरी होता है, उस बफर में ये क्या करता है, उस बीपीडीयू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर से क्या होता है, अगर आपके पास फिर से एक बार वही सेम मैसेज आ जाता है, तो उसे पुराने वाले को रिप्लेस करके ये क्या करता है, नए वाले जो बीपीडीयू मैसेज आपके पास आया ना, उसको स्टोर कर लेता है। ये बेसिकली एजिंग टाइमर आपको बताता है, क्या बताता है, अगर ये वाले पोर्ट पे एक बीपीडीयू मेरे को रिसीव हुआ, तो उसको मैं कितने देर तक रख सकता हूँ। मतलब एक टाइम आपके पास एक बीपीडीयू रिसीव हो गया, फिर उसके बाद जो दूसरा बीपीडीयू है वो आपको रिसीव नहीं हुआ कंटिन्यूसली, तो कितने देर तक आपके डिवाइस जो है इस पोर्ट में उस वाले पुराने बीपीडीयू को स्टोर करके रख सकता है, वो आपका होता है एजिंग टाइमर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये एक टाइम पीरियड है जो डिफाइन करता है कितने देर तक मेरे डिवाइस एक पोर्ट पे बीपीडीयू को स्टोर करके रखता है, इनकेस उसको कोई नया बीपीडीयू उस वाले पोर्ट पे रिसीव नहीं होता है। ये आपका होता है एजिंग टाइमर। और एसटीपी में आपके पास 3 ही टाइमर है। एक आपके पास हो गया ये आपका मैक्स एज टाइमर भी आप बोलते हो इसे, एजिंग टाइमर, या फिर आप इसे मैक्स एज टाइमर भी बोलते हो। एक आपके पास हेलो टाइमर हो गया। हेलो टाइमर आपका क्या डिफाइन करता है, मतलब आपके हर एक मतलब एक इंटरवल, एक एसटीपी का मैसेज भेजने के लिए एक जो इंटरवल होता है उसके बारे में डिफाइन करता है, कितने टाइम के बाद एक डिवाइस आपका हेलो मैसेज भेजेगा। दूसरी टाइमर आपके पास एक है आपका फॉरवर्ड डिले टाइमर। ये आपका डिफाइन करता है कि लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में कितने देर तक आपके डिवाइस स्टे कर सकता है। तीसरी आपके पास है एजिंग टाइमर। ये आपका डिफाइन करता है क्या, ये आपका ये डिफाइन करता है कितने देर तक आपके डिवाइस जो रिसीव किया हुआ बीपीडीयू को स्टोर करके रख सकता है। और एक आपके पास चौथा टाइमर भी है मैसेजेस करके। इसके बारे में अगर आपको सीसीएनए में 3 ही टाइमर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप सीसीआई तक जाते हो, सीसीआई में आपको मैसेजेस देखने को मिलता है। मैसेजेस बेसिकली क्या करता है, आपके जो डिवाइस होता है ना, कोई एसटीपी का मैसेज अगर जनरेट कर रहा है तो उसमें कुछ मैसेजेस का वो फील्ड सेट करके भेजता है। मतलब अगर उसे मैसेजेज में वो क्या करता है, अगर वैल्यू 2 सेट कर लेता है तो इसका मतलब ये डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा, मैसेज जो बीपीडीयू होगा ना ये यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये बीपीडीयू आगे यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इसके आगे अगर कोई डिवाइस है तो ये डिवाइस उस सेम बीपीडीयू के इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं भेजेगा। ठीक है, ये होता है आपका मैसेजेज टाइमर। वो भी बेसिकली आपको एसटीपी में 20 ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक चौथा टाइम है। लेकिन सीसीएनए के लिए अगर आप मैसेजेस को स्किप करना चाहते हो तो भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक टाइमर होता है मैसेजेस टाइमर करके। तो ये बेसिकली 4 टाइमर है एसटीपी के आपके पास। नेक्स्ट वाले आज के लिए इतना। नेक्स्ट वाले क्लास में हम बीपीडीयू के बारे में देखेंगे। ये जो बीपीडीयू हेलो मैसेज एसटीपी भेजता है उसमें क्या क्या फील्ड लगा के भेजता है, किस फील्ड का क्या काम आता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। इसमें अगर